बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन सेशन में। मैं नीरज कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं नीप बैच 1.0 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और पिछले लेक्चर को अच्छे से आपने देखा भी होगा और ये जाना होगा कि क्लास 11th में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको 3 हिस्से में बांटा गया, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसीलिए हम उसकी 3 शाखाओं को पढ़ते हैं और आज से मुख्य रूप से कहा जाए तो आज से हम लोग पदार्थ और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कुछ चर्चा किए थे और इसमें बताया गया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से मुख्य 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोगों को जानना है। अब हमको जब ये पता चल गया भौतिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है, अकार्बनिक रसायन क्या है, तो अब हम शुरू करते हैं जो सबसे बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस चैप्टर का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, क्योंकि बात यहां पे रसायन शास्त्र की हुई है तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ब्रह्मांड बना क्या चीज से है। तो बच्चों, ब्रह्मांड जो है वो द्रव्य और ऊर्जा यानी पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण है। पदार्थ और ऊर्जा के कॉम्बिनेशन से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम सबसे पहले पदार्थ के बारे में समझेंगे, बाद में हम ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। ब्रह्मांड जो है वो बना किससे है? अगर हम ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड जो है वो उसमें है ऊर्जा और पदार्थ। तो ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ और ऊर्जा से बना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे पदार्थ के बारे में और इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत होती है पदार्थ से। इसीलिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पदार्थ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पदार्थ यानी कि मैटर। जब हम पदार्थ समझेंगे, मैटर समझेंगे, तब हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ, अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? हर कोई जानता है पदार्थ के बारे में। अभी आपके सामने मोबाइल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये मोबाइल भी पदार्थ है। हाथ में कलम होगा, कलम भी पदार्थ है। कॉपी है, पदार्थ है। आप जिस बेड पे या जिस टेबल पे, चेयर पे बैठे हुए हो, जो टूल पे, जो टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पदार्थ है। यानी कि हमारे आसपास का वो हर एक चीज जो जिसको हमारी ज्ञानेंद्रिय अनुभव कर पा रहा है। ज्ञानेंद्रिय के बारे में पता है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो जिसको हमारी ज्ञानेंद्रिय अनुभव कर पाता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, रुकावट डाल सकता है, इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पदार्थ। और इसी पदार्थ को समझने के बाद जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था है मुख्य रूप से। ऐसे पदार्थ की टोटल 5 अवस्था है। पदार्थ की 5 अवस्था में ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा अवस्था है और बोस-आइंस्टीन अवस्था है। लेकिन मुख्य रूप से हमको 3 ही अवस्था से मतलब है। 3 ही अवस्था मुख्य रूप से हमको जानना है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो हम पदार्थ का परिभाषा यहां पे लिखते हैं। पदार्थ यहां पे लिखेंगे वह हर चीज जो स्थान घेरती है, वह हर चीज जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है, वह हर चीज जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, वह हर चीज जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है एवं जिन्हें
एवं जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सकती है। वह हर चीज जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है एवं जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सकती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। वह हर चीज जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है एवं जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सकती है, पदार्थ कहलाता है। इसीलिए हमारे आसपास रखा हो हर एक चीज, चाहे घर में यूज होने वाला ईंट हो, ग्लास हो, टेबल हो, लकड़ी हो, बुक किताब हो, पेंसिल हो, कलम हो, मोबाइल हो, ये हवा हो, ये सारा चीज क्या है? पदार्थ है। हवा भी स्थान घेरता है। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे का आकार चेंज होने लगता है, गुब्बारा फूलने लगता है। इसका मतलब हवा क्या है? हवा जो है वो भी पदार्थ है। इसी तरह से अगर हम बात करें पदार्थ में, तो पदार्थ के 3 अवस्थाओं में आता है, ठोस, द्रव, गैस। हम सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। प्रकाश जो दिख रहा है हमको, ये लाइट जो है ये पदार्थ है या नहीं है, इसके बारे में आपको सोचकर बताना है। और आप अच्छे से इसको पढ़िए, कहीं पे पता लगा करके आप हमको बताइए। कहीं से भी आपको पता लगे, किसी भी सोर्स से आप पता लगा कर बता सकते हैं कि प्रकाश जो है वो पदार्थ है या नहीं है। और अगर पदार्थ है और पदार्थ नहीं है तो इसके बारे में तो हम अगले लेक्चर में जब हम इसका आंसर देंगे तो वहां पे क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, जिसका परिभाषा यहां है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां लिखेंगे पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। मुख्य 3 अवस्था कौन कौन है? तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था में पहला है ठोस, यानी कि सॉलिड। दूसरा है द्रव, यानी कि लिक्विड। और तीसरा है गैस। ऐसे हम क्या बताएं? पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था तो हम बताएं, लेकिन टोटल अवस्था 5 है। एक प्लाज्मा अवस्था कहलाता है और एक बोस-आइंस्टीन अवस्था कहलाता है। लेकिन बच्चों, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था से ही हमको मतलब है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए पदार्थ का परिभाषा और पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था, इसको लिखने के बाद अब जरा देखिए तो एक इमेज के जरिए समझते हैं। सभी बच्चों को ठोस कैसा दिखता है, द्रव कैसा दिखता है, गैस कैसा दिखता है, इसके बारे में अच्छे से पता है। लेकिन हमारा क्लास ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक को अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये नींव बैच है, और किसी भी स्टूडेंट्स का नींव अच्छा होगा तभी वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं में ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है? ये है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है क्या कि जितने भी इस ठोस के पार्टिकल्स हैं, यानी कि कण हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा सटे हैं। देखो तो, एक दूसरे से ज्यादा सटे हैं, एक दूसरे से ज्यादा सटे हैं, और एक नियमित क्रम में दिखाई दे रहा है। एक नियमित क्रम में दिखाई दे रहा है। ये इसकी सजावट जो है वो एक निश्चित क्रम में हमको दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे से सटे हैं। लेकिन जरा द्रव पे गौर करेंगे। जो द्रव है, यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो अवयवी कण हैं, वो ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर है। जैसे यहां पे एक अवयवी कण दिखाई दिया, बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है।
फिर अवयवी कण है, फिर गैप दिखाई दे रहा है, फिर अवयवी कण है, कुछ गैप दिखाई दे रहा है। यानी कि ठोस की तुलना में द्रव के जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। और सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं गैस। गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और ठोस की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो गैसों में गतिज ऊर्जा शून्य होने का मतलब है कि गैस के अणु जो होते हैं, सॉरी ठोस के जो अणु होते हैं वो कंपन करता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, हो सकता है कि हमसे मिस्टेकली कुछ भुला गया हो। हम बोले क्या कि ठोस की गतिज ऊर्जा शून्य होती है और ठोस में कंपन होता है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो उस कंपन के कारण हीट जो है वो एक्सचेंज होता है। यानी कि जब हम, जैसे कि ये मान लो कि ये ठोस है और अगर हम इसको इस सिरे से गर्म करते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ठोस हैं जिनका ये लक्षण होता है कि जब एक सिरे से उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे करके उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो अवयवी कण हैं, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो इस ठोस में शामिल है, वो एक दूसरे से सटे होते हैं और जब उसमें कंपन होता है उष्मा ग्रहण करने के कारण, तो उसके कारण एक कण जो है वो अपना हीट बगल वाले को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, ऐसे क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता जाता है। तो उस ऊर्जा के रूपांतरण के कारण एक सिरे से उष्मा जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से एक्सचेंज होते होते दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा शून्य तो है लेकिन इसमें कंपन होता है जिसके कारण उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे पे होता है। लेकिन द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव में ठोस की तुलना में इनके अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं। इसीलिए अगर हम इसके तुलना में इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसकी कुछ गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इनके अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं। जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस के जो अवयवी कण है वो देखो तो कितना ज्यादा दूर दूर दिखाई दे रहा है और इनके अवयवी कणों के बीच में बहुत सारा खाली जगह दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के जो अवयवी कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है। तो हम पदार्थ की यहाँ पे मुख्य तीन अवस्था की बात कर रहे थे, इसलिए हम इस जो पीपीटी है इसमें हम तीन ही चीज दिखाए हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जिसका निश्चित आयतन और आकार हो वो ठोस है। जिसका आयतन तो है वो निश्चित हो, आयतन निश्चित होगा क्योंकि हम जैसे ही लिक्विड को हम एक ग्लास में रखते हैं, 1 लीटर का ग्लास है तो हम उसका एक निश्चित आयतन बताते हैं कि 1 लीटर है। तो जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन जिसका आकार निश्चित नहीं है वो द्रव है। लेकिन जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है वो क्या है, गैस है। फिर से सुनना, जिसका निश्चित आयतन और आकार हो वो ठोस है। द्रव जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार, आकृति जो है वो निश्चित नहीं है। जैसे कि हम द्रव को जिस शेप वाले बर्तन में रखते हैं, जिस आकार वाले बर्तन में रखते हैं, वो उसी आकार को धारण कर लेता है, वो उसी आकार का दिखने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं, लेकिन आयतन तो है क्योंकि हम लिक्विड को जहां भी रखते हैं तो उस बर्तन का जो भी आयतन होता है उस आयतन के अनुसार हम बताते हैं कि हाँ इसमें द्रव इतना मिलीलीटर है या इतना लीटर है। तो इसका बताया क्या गया, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। और गैस में क्या बताया गया, जिसका आयतन और आकार दोनों में से कुछ भी निश्चित ना हो। तो इस तरह से हम पदार्थ की तीन अवस्था में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में इस चित्र के माध्यम से इसको हम दिखाएं। तो अच्छे ढंग से हमको लग रहा है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की जो तीन अवस्था है उसमें जब अवयवी कण एक निश्चित सजावट में उपस्थित होता है, जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, जिसमें दृढ़ता पाई जाती है और साथ ही साथ जिनके अवयवी कण एक दूसरे से काफी सटे सटे होते हैं, जिनका अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, वो ठोस होते हैं। बहुत सारा चीज हम यहाँ पे बोले, लेकिन मुख्य रूप से ये बात याद रखो कि ठोस के अवयवी कण, जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफी सटे सटे होते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। द्रव की बात करें तो द्रव में ठोस की तुलना में जो इनके पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर होते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि इसका मान तो 0 ही बताया गया था, लेकिन इसकी कुछ गतिज ऊर्जा होती है।
और गैस की बात करें तो गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है इस तीनों में, और इनके अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे प्रॉपर्टी, आगे इसके गुण की बात करें तो हम इसमें बताया क्या कि इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो वो ठोस है, जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो उसको द्रव कहते हैं, और जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित ना हो उसको हम लोग कहते हैं गैस। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जाने कि वह हर एक चीज जो स्थान घेरता है, रुकावट डालता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे ये पेन है इसमें भी कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या है, पदार्थ है। हम लोग भी स्थान घेर रहे हैं तो हम लोग का भी कुछ द्रव्यमान है, तो हम भी पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। और इसके अलावा फिर पदार्थ के मुख्य तीन अवस्था और तीनों अवस्था के बारे में हम यहां डिटेल में बताएं। अब आगे देखते हैं, यहां पे फिर दिखाया गया द थ्री मेन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था। और इस चित्र के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ठोस कैसा दिखता है, द्रव कैसा दिखता है और गैस कैसा दिखता है। ठोस, इसमें हम बर्फ का कुछ टुकड़ा डला हुआ है, तो यहां दिखाने का प्रयास किया गया कि इस बर्तन में ठोस जो बर्फ जैसा दिख रहा है, क्यूब जैसा, एक घन जैसा दिख रहा है, वो ठोस है, जिसका एक निश्चित शेप नजर आ रहा है। और वो शेप कैसा है, एक घन जैसा, क्यूब जैसा। यहां पे हमको इसका कोई आकृति नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसका देख पा रहे हैं कि जो इस बर्तन का आकार है उसी आकार में ये द्रव जो है वो फिट हो गया, लेकिन इसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। यहां से यहां तक अगर ये भरा हुआ है तो कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। मान लेते हैं कि 200 मिलीलीटर होगा, कहीं कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। और गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये गर्म हो रहा है, एक लिक्विड को दिखाया गया और लिक्विड को गर्म करने के दौरान यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गैस, ये उड़नशील पदार्थ की तरह यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है चित्र से? ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था। अब हम लोग आगे पदार्थ में, पदार्थ जो होते हैं उसमें एक होता है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक। तत्व जो है, एलिमेंट जो है, उसी को माना जाता है कि जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा जो कण है, जो सबसे शुद्धतम रूप है, वो तत्व है। और उसी तत्वों के मिलने से, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा जिसका निर्माण होता है वो यौगिक कहलाता है। तो इसीलिए पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। यहां क्या लिखा गया? कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, जिनको भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। और यहां क्या लिखा है? कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, जिनको भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर यहां पे हम इस सभी चीजों को लिख कर यहां पे बताए तो हम यहां पे लिख देते हैं मैटर यानी कि पदार्थ। नहीं तो बहुत बच्चों को लगेगा कि सर हम तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं, और यहाँ पे पूरा अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं। तो मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब है मिश्रण, यानी कि पदार्थ जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में। अब हम मिश्रण की बात में क्या लिखे? कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जाता है, कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। और इधर क्या कहेंगे? जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा
अलग, यानी अलग करने का मतलब पृथक नहीं किया जा सकता है, इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो जो स्वाभाविक बात है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, इसीलिए हम जिस अनुपात में उसको मिलाया गया है उसको अलग अलग किया जा सकता है किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा। लेकिन अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें पदार्थ का केवल एक गुण विद्यमान हो, केवल एक गुण हो, यूनिफॉर्म हो। तो जिसमें पदार्थ का एक ही गुण है तो इसका सीधा मतलब है कि उसको दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में ना तो विभाजित किया जा सकता है और न ही दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। इसीलिए लिखा गया है कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता वो शुद्ध पदार्थ है, और जिन्हें हम भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं वो मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। घर पे सभी लोग शरबत बनाए होंगे चीनी पानी का घोल, लेकिन मम्मी ने कभी बताया ये नहीं होगा कि बेटा इतना ही चीनी और इतना ही पानी मिलाना है। हम लोग अगर 5 बार शरबत बनाए होंगे तो हमको खुद याद नहीं रहता है कि जो पहली बार शरबत बनाए थे तो उस समय कितना पानी और चीनी का अनुपात रखे थे, क्योंकि हम एक घोल बना रहे, एक मिश्रण बना रहे हैं। और चीनी पानी के मिश्रण में ये बिल्कुल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इतना ही चम्मच चीनी मिलाएंगे और इतना ही पानी मिलाएंगे तो चीनी पानी का घोल बनेगा, अन्यथा वो घोल नहीं कहलाएगा। हम जब अनुपात निश्चित करते हैं ना तो वो निश्चित अनुपात में बनने वाला पदार्थ यौगिक होता है, लेकिन जब दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते बिना सोचे समझे तो वो मिश्रण होता है। इसीलिए मिश्रण को हम भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण का परिभाषा ही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ, जिनमें उस पदार्थ के गुण तो विद्यमान रहते हैं और उन्हें भौतिक क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जा सकता है। जैसे चीनी पानी का घोल है, तो हम चीनी पानी को जब मिलाते हैं तो चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा। तो चीनी पानी का जो घोल बनता है वो भी मीठा ही रहता है, इसलिए पदार्थ का गुण उसमें क्या है? विद्यमान है। लेकिन यौगिक में नहीं होता ऐसा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाते हैं तो दो गैसों के मिलने से एक लिक्विड बन के आता है, द्रव। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो उसके मिलने से जल बनकर आता है। जल क्या है? जल पदार्थ की द्रव अवस्था को व्यक्त करता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। तो पहले तो वो गैस था, लेकिन जब रासायनिक संयोग करके बना तो वो द्रव बन के आ गया। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं हुआ। मिश्रण में अगर हम चीनी पानी को मिलाए तो चीनी का स्वभाव मीठा था और जैसे ही घोल बनकर आया वो घोल को भी मीठा कर दिया। लेकिन हम क्या चीनी पानी के घोल को बना देने के बाद चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम चीनी पानी के घोल को गर्म करेंगे, गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाएगा और बर्तन में चीनी बचा रह जाएगा। इस प्रकार पानी और चीनी एक दूसरे से अलग हो गए। कोई कहेगा सर बहुत अच्छी बात है, तो अगर हम दो द्रव को मिला दिए, पानी और अल्कोहल को मिला दिए, अब बताइए पानी अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो भी तो एक विलयन का निर्माण करता है, एक मिश्रण बनाता है, क्योंकि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और हम लोग समांगी विषमांगी मिश्रण का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ही बोल चुके हैं कि आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल ही हमारा बोर्ड एग्जाम भी नहीं है, नहीं कल हम नीट का एग्जाम देने वाले हैं, ना जेईई मेन का। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम दो द्रव को मिलाते हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे अगर वो मिश्रण है तो? अगर मिश्रण ये कहता है कि जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, तो शायद इसमें कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा और अधिकांश को हो सकता है मैं भी नहीं भी पता हो कि प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, आसवन की क्रिया द्वारा हम दो द्रवों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे लोग सुने होंगे डिस्टिल्ड वाटर के बारे में, आश्वित जल, जिसको आसुत जल भी कहा जाता है। तो हम आसवन की क्रिया में क्या करते हैं? दो द्रवों को एक दूसरे से अलग कर कैसे लेते हैं? तो हम जानते हैं कि पानी और अल्कोहल अगर मिला हुआ है तो पानी का क्वथनांक कुछ और होगा और अल्कोहल का क्वथनांक कुछ और होगा। हर एक द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। तो हम
उसके वाष्पन सक्रियता में अंतर के कारण, यानी वाष्प बनाने की क्षमता अलग अलग होती है जल का और अल्कोहल का, तो उसकी वाष्पन सक्रियता में अंतर के आधार पर दो द्रवों को एक दूसरे से अलग करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। इसीलिए हम मिश्रण किसी भी तरह का हो उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ में पदार्थ का एक सिंगल यूनिफॉर्मली एक गुण विद्यमान होता है, इसीलिए उसको दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ से ना तो मिलाकर बनाया जा सकता है ना अलग किया जा सकता है। इसीलिए यह लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। अब मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। दो तरह के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण। इसका परिभाषा हम अलग से लिखाएंगे, इसलिए एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि सर समांगी मिश्रण का परिभाषा नहीं लिखा है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा मिश्रण जो विष मांगता हो। विषमांगी मिश्रण में ये जो विष शब्द दिखाई दे रहा है, ये विषम वर्ड से, विषम अंगी, जिसका अंग विषम हो। क्योंकि कोई भी मिश्रण बनता है दो अलग अलग घटक से। घटक का मतलब होता है जिससे कोई मिश्रण तैयार हुआ। जैसे हम पानी और चीनी मिलाए तो पानी और चीनी को घटक बोलेंगे। जिस चीज के मिलने से कोई चीज बनता है, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दाल भी होता है, हल्दी भी होता है, नमक भी होता है। तो ये जो दाल, नमक, हल्दी, ये सब क्या, ये सब घटक है। तो विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अंग विषम हो, यानी कि दो चीज मिलाया गया तो इसका मतलब है कि उस विलयन का दो अंग है। मान लो हम चीनी और पानी मिलाए तो चीनी और पानी उसका अंग है। तो जिनके अवयवी कण जो है वो मिलाने पर जिनके संघटन यानी कि गुण और अनुपात जो है वो एक दूसरे से अलग हो तो वो विषमांगी कहलाता है। और इसमें क्या है, समांगी। समांगी में दो वर्ड है, समान और अंग, समान अंग वाला और विषम अंग वाला। समांगी विषमांगी का परिभाषा हम बताएंगे। समांगी में बताया जाएगा तुमको कि जिनके अवयवी कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। जैसे हम चीनी पानी को मिला देते तो चीनी गायब हो जाता है। अब तुम सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे ना तो चीनी दिखाई नहीं देगा घुल जाने के बाद, तो वो समांगी हुआ। लेकिन जिनके अवयवी कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है, जैसे धुआं, जब धुआं कहीं पे उड़ रहा होता है तो धुएं में हमको छोटा छोटा कार्बन कण उड़ता हुआ दिखाई देता है। जब हम ठंड के दिनों में कुहासा देखते हैं तो कुहासा हमको नग्न आंखों से दिखाई पड़ रहा होता है। उस कुहासे में एक गैस, एक बादल जैसा उड़ता हुआ दिखाई देता है और उसमें हमको द्रव का बूंद उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी हम उनके अवयवी कणों को नग्न आंख से देख सकते हैं। जब कोई पटाखा फूटता है, बम फूटता है, तो उसके विस्फोट के बाद उसमें उड़ रहे गंधक यानी कि सल्फर, नाइटर, चारकोल के जो कण होते हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहे होते हैं। इसीलिए वो सब क्या है, वो सब विषमांगी है। तो हम आसानी से समांगी और विषमांगी मिश्रण को सेपरेट कर सकते हैं। और जब हम इसका परिभाषा लिखेंगे ना तो उदाहरण के साथ कुछ ऐसे उदाहरण भी हम लिखेंगे जिसमें तुमको बताना है कि कौन समांगी और कौन विषमांगी। लेकिन कौन समांगी और कौन विषमांगी पूछने से पहले हम इस दोनों का परिभाषा और उदाहरण समझाएंगे जरूर। लेकिन अभी हम फिलहाल क्या समझ रहे हैं, हम अभी ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, हम अभी ऑपरेशन मैटर का कर रहे हैं, पदार्थ का कर रहे हैं। हम पहले पदार्थ का परिभाषा बताए, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था बताए, तीनों अवस्था को एक चित्र के जरिए दिखाएं, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी दिए कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, कैसा दिखता है, गतिज ऊर्जा उसकी कैसी होती है। उसके बाद पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। मिश्रण में बोला गया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में जो वास्तविक विलयन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, अल्कोहल और जल का मिश्रण, ये सब समांगी हुआ। मतलब जब हम एक पदार्थ को जल में मिलाते हैं या एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो उनके घटक को जब हम नग्न आंखों छोड़ दो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख पाते हैं तो वो समांगी है। लेकिन जिनके घटक कणों को हम नग्न आंखों से भी देख पाते हैं तो वो विषमांगी है। विषमांगी मिश्रण को भी दो भाग में बांटा गया, सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, निलंबन।
निलंबन कणों के बारे में 12th क्लास में पृष्ठ रसायन चैप्टर में डिटेल चर्चा है। निलंबन कण का मतलब होता है जैसे बालू और पानी को मिलाते हैं तो पानी का बालू के साथ कोई आकर्षण नहीं होता है, इसीलिए बालू पानी के नीचे जाके बैठ जाता है। उसी बालू के कणों को हम निलंबित कण कहते हैं। तो निलंबन, और दूसरा है कोलाइड। कोलाइडी विलयन के बारे में भी हमको पृष्ठ रसायन चैप्टर में ही पढ़ना है। विषमांगी मिश्रण का ही ये दो प्रकार है, निलंबन और कोलाइड। कोलाइड में जैसे कि अगर हम दूध की बात करें तो दूध विषमांगी में आता है, क्योंकि दूध जो है वो द्रव और वसा का मिश्रण है और उसमें हमको वसा के कण दिखाई पड़ते हैं जब हम उसको दूध को उसमें सिरका, फिटकरी, एसिटिक अम्ल ये सब डालते हैं तो द्रव और वसा एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो कोलाइड का मतलब है वैसा विलयन। कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन का पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहां पे बताया जाएगा कि कोलाइड जो है ना ये विषमांगी मिश्रण होता है और ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे। आकाश के रंग का नीला होना टिंडल प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में धूल के कण जो उड़ रहे होते हैं उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश उस धूल के कणों पर पड़ने के बाद चारों दिशाओं में उसके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको कहते हैं। उस प्रकाश के प्रकीर्णन में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इस घटना को हम लोग, इस इफेक्ट को हम लोग, इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं और उसी प्रभाव को ये कोलाइडी विलयन दर्शाता है। तो हम मिश्रण का दो प्रकार बताएं, समांगी विषमांगी। समांगी विषमांगी का हम ये भी बोले कि आगे परिभाषा बताएंगे। यहां पर लिखा भी है कैन सी द पार्ट्स, जिनके कणों को हम देख सकते हैं, और यहां क्या लिखा हुआ कैन नॉट सी द पार्ट्स, जिनके कणों को नहीं देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। एलिमेंट्स का मतलब हो गया तत्व और कंपाउंड का मतलब हो गया यौगिक। तत्व और यौगिक में बांटा गया। तत्व में क्या बोला गया, कैन नॉट बी सेपरेटेड। तत्व पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था है। तत्व का परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको दो भिन्न गुण वाले पदार्थों से ना तो बनाया जा सकता है और ना ही दो भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी कि जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो समान गुण वाले दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ में ना तो विभाजित कर सकते हैं और ना ही किसी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों से मिलाकर बना सकते हैं, वैसे सबसे सूक्ष्मतम कण को तत्व कहते हैं। समझ में आया बात। तत्व के बारे में क्या बताएं हम अभी, तत्व के बारे में बताएं कि किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिन्हें किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों से मिलाकर बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब क्या है, तत्व का उदाहरण है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी के सभी जो हैं तत्व के उदाहरण हैं। और यौगिक की बात करें तो यौगिक का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्व, कम से कम दो तत्व तो होना चाहिए, क्योंकि दो तत्व मिलने से ही यौगिक का निर्माण होता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से बने, निश्चित अनुपात में मिलाने पर, अनुपात निश्चित होना चाहिए। मिश्रण में हम किसी भी अनुपात में पदार्थ को मिला देते हैं, लेकिन यौगिक में मिलाए गए पदार्थ का अनुपात निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ से जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा जो पदार्थ बनकर आता है उसके गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, उस भिन्न गुण वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। फिर से हम बोले, क्या बताया गया, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक और तत्व के बारे में क्या बोला गया, मोस्ट प्योर, सबसे शुद्ध पदार्थ की जो सबसे शुद्ध
जो सबसे शुद्धतम रूप है उसमें आता है तत्व और यौगिक, और जो अशुद्ध रूप है वो मोस्ट इम्प्योर का मतलब सबसे अशुद्ध रूप जो है वो निलंबन कोलाइड यानी कि मिश्रण है, समांगी विषमांगी। तो इसमें क्या बोला, कैन नॉट बी सेपरेटेड, तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको तुम दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ में सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे सब एक बर्तन में शुद्ध जल रखा हुआ है और कोई इसको बोलता है कि इस शुद्ध जल को अलग करके दिखाओ, तो तुम ज्यादा से ज्यादा एक बर्तन से दूसरे बर्तन में थोड़ा सा जल डाल दोगे तो जल की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन जल ऐसा नहीं होगा कि जल का एक भाग इधर रह गया और जल का दूसरा भाग उधर चला गया, क्योंकि जल शुद्ध है, बर्तन में रखा हुआ जल शुद्ध है। हाँ, अगर इसी जगह जल में अगर हम नमक मिलाए होते और हम जल में मिले हुए नमक को जल से अलग कर देते, एक बर्तन में नमक आ जाता एक बर्तन में जल आ जाता, तो कहते कि देखिए सर नमक और जल को अलग कर दिए। लेकिन अगर केवल और केवल बर्तन में जल है और उसको दूसरे बर्तन में अगर कर देते हैं, थोड़ा सा मान लो 1 लीटर जल है और उसको 500 मिलीलीटर एक बर्तन में रख दिया और दूसरे बर्तन में भी 500 मिलीलीटर कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम शुद्ध पदार्थ को अलग कर दिए, हम केवल मात्रा बदले। तो शुद्ध पदार्थ को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और यहां क्या लिखा, कैन बी सेपरेटेड केमिकली, यानी कि रासायनिक विधि द्वारा, केमिकली का मतलब होता है रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। यौगिक को, यानी कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है और उसके मिलने से जल बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का अनुपात निश्चित होना चाहिए, जैसे H2 प्लस O2 से बनता है H2O। तो यहां पर समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, तो 2:1। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को 2:1 में मिलाते हैं तो जल बनता है। समीकरण देख लो, संतुलित है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से भिन्न गुण वाला पदार्थ बना, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है जबकि H2O द्रव है, तो भिन्न गुण हुआ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब पदार्थ की ही बात अभी हो रही है, अभी हम तत्व यौगिक की यहां पे चर्चा हुआ, क्योंकि पदार्थ का 2 भाग में बांटा गया पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार से वर्गीकृत हुआ, तत्व और यौगिक में, इसलिए हम इसका परिभाषा मौखिक रूप से बोल दिए। लेकिन घबराना नहीं है, तत्व और यौगिक का परिभाषा हम लिखेंगे ताकि जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो उसका फेयर कर सके। हम मिश्रण का 2 प्रकार लिखेंगे, समांगी विषमांगी, परिभाषा भी लिखेंगे, उदाहरण भी बताएंगे और क्वेश्चन भी पूछेंगे और तुमको बताना है बच्चों कि कौन समांगी होगा और कौन विषमांगी होगा। इसीलिए अभी बात केवल मैटर की हो रही है, पदार्थ की हो रही है, पदार्थ की अवस्था की हो रही है, इसीलिए हम आगे भी पदार्थ की ही चर्चा करेंगे। और आगे पदार्थ की जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें हम पदार्थ में होने वाले परिवर्तन की बात करेंगे। तो पदार्थ में होने वाला परिवर्तन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ में होने वाला परिवर्तन कौन कौन से हैं। पदार्थ में बच्चों 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहां पे तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला 2 परिवर्तन है। और इस परिवर्तन से पहले हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में जो जिक्र कर रहे थे, जिसका हम जिक्र यहाँ पे किए थे कि ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्था है। तो उसके बाद हम बताएं कि पदार्थ का वर्गीकरण हुआ मिश्रण में और शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। मिश्रण को भी 2 भाग में बांटा गया, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, समांगी और विषमांगी में। इसके बाद हम लोग पदार्थ में होने वाला परिवर्तन तो जानेंगे, लेकिन पहले ठोस, द्रव और गैस तीनों का अलग अलग डेफिनेशन जान लेते हैं। लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं कि समय काफी ज्यादा हो चुका है, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, फिर आप देखेंगे आपको लगेगा सर वीडियो काफी लंबा हो रहा है, बोर हो जा रहे हैं। इसीलिए पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा जो हम यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन कर लाए हुए हैं और समझना काफी आसान होगा, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे और पदार्थ में होने वाला परिवर्तन भी अच्छे से जानेंगे। तो अभी तक जो बात बताया गया वो काफी बेसिक्स था, आसान सा चीज था, 9th 10th में पढ़ने वाला चीज था। लेकिन इंटरमीडिएट में अपने सिलेबस को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे जो कमजोर रह गए, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए या जिनको पढ़ाया नहीं गया ढंग से,
वैसे स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर हो जाए, इसके लिए हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर ये वीडियो कंटेंट ला रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।